हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी 7th क्लास ज्योग्राफी और आज हम इसका चैप्टर 6 कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास। चैप्टर 6 आपका क्या है? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इसमें वन वगैरह दिए गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं वन, और वन्य जीवन, घास स्थल, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। क्या अब आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा? चढ़ाई के साथ मतलब जैसे जैसे पर्वतों की ओर बढ़ते हैं ऊपर की ओर, तब हमें वनस्पतियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। हिमालय में गिरिपथ से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी? ये कहानी से संबंधित है एक्टिविटी। तो जितनी वनस्पतियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वन अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे। जैसे 3 बेल्ट पाई जाती हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है पृथ्वी पर, और ये 23.5 डिग्री लाइन कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय वन और उष्णकटिबंधीय। एक तो सदाबहार वन होते हैं और एक उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं, या फिर उनको पर्णपाती वन कहते हैं, जो ठंड में क्या होता है, मार्च के महीने में या ठंड में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। फिर एक बेल्ट मिलती है यहाँ से, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये एरिया, और फिर इधर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक 23.5 से। तो ये एरिया है, इसको उपोष्ण बोलते हैं। उपोष्ण जोन, उपोष्ण क्षेत्र। तो यहाँ पर उपोष्ण वन मिलते हैं। और फिर लास्ट में आपका ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर टैगा वन मिलते हैं और टुंड्रा वन मिलते हैं, शंकुधारी वन मिलते हैं। इस तरह की वनस्पतियाँ मिलती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो अब हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी 3 प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। तो अगर हम पर्वत देखें तो पर्वत पर पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, तो इनमें अगर पर्वत के नीचे वाले हिस्से में देखें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ मिलेंगी। फिर और ऊपर जाएंगे तो आपको उपोष्ण वन मिलेंगे, और फिर और ऊपर जाएंगे तो आपके लिए ये ध्रुवीय वन मिल जाएंगे, शंकुधारी वन, टुंड्रा, टैगा, ये मिल जाएंगे। तो तीनों वनस्पतियाँ ऊंचाई के साथ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है। अब देखिए कहानी हम पढ़ते हैं क्या है। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। ग्रीष्म शिविर, ग्रीष्म ऋतु में घूमने वाला शिविर, मतलब अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। ठीक है, मनाली में शिविर लगाया इन्होंने। सलीमा उस शिविर में थी और ये शिविर ग्रीष्म ऋतु का था, मतलब मार्च के समय का। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात है ये। उसे सब स्मरण था, मतलब सब याद था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद मतलब पर्वत के जस्ट निकट, नीचे बिल्कुल, जहाँ से हम चढ़ाई शुरू करते हैं पर्वत पर, उसे गिरिपाद बोलते हैं। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। लंबे वृक्ष पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के वृक्ष थे। रोडोडेंड्रॉन मतलब रोडोडेंड्रॉन के फूल थे, वो लाल कलर के, जैसे यहाँ देखेंगे दे रखा है पौधा। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। कहाँ से? मनाली से रोहतांग दर्रे तक। देखिए ये है रोडोडेंड्रॉन, ये पौधा, इस पे रेड कलर के इस तरह के फूल आते हैं, गुड़हल टाइप के कुछ।
सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। सलीमा ने जैसा देखा था उसके अनुसार स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। ऊंचाई के साथ साथ जलवायु परिवर्तित होती है और इसी वजह से मतलब हर ऊंचाई पर हर लेवल पर एक अलग जलवायु होती है। इस वजह से प्राकृतिक वनस्पति भी अलग अलग प्रकार की होती है। नीचे पर्वत के नीचे गिरिपात पर गर्मी वाला एरिया होता है, फिर ऊपर और ठंडा, फिर ऊपर और ठंडा, तो इसी हिसाब से ये वनस्पतियाँ मिलती हैं। ऐसे ही हम 0 डिग्री अक्षांश से अगर ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चले, चाहे वो साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, तो हमें वनस्पति मतलब टेम्परेचर घटता है, जलवायु अलग अलग मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, शुष्क जलवायु, फिर यहाँ पर उपोष्ण जलवायु, मध्यम प्रकार की जलवायु, फिर यहाँ पर बिल्कुल शीत जलवायु होती है। ऐसे ही इधर भी होता है। तो इस तरह से हमें तीनों प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। पर्वतों पर ये चीज़ एक साथ मिल जाती है, गिरिपथ पर शुष्क, फिर मध्यम जलवायु, और उसके बाद ऊपर जो है वो शीत जलवायु होती है। तो ये तीनों प्रकार की वनस्पतियाँ पर्वतीय क्षेत्रों पर ऊंचाई के साथ मिल जाती हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। वनस्पति की जो वृद्धि है वो तापमान और नमी पर डिपेंड होती है। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती हैं। ढाल पर भी निर्भर करती हैं और मिट्टी की परत की मोटाई कितनी है इस बात पर भी वनस्पतियाँ निर्भर करती हैं। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता, कितनी घनी होगी वनस्पति, एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। तो ये घटक अभी हमने कौन कौन से पढ़े, देखिए। सबसे पहले तापमान वहाँ का कैसा है, नमी कैसी है वायु में, ढाल कैसा है, और मिट्टी की परत कितनी मोटी है। तो ये कंपोनेंट है, ये घटक हैं। अगर इनके कारण इनमें अंतर होता है तो किसी भी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता में और प्रकार में परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 प्रकार की वनस्पतियों में डिवाइड किया जाता है आमतौर पर। जैसे सबसे पहले वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। वन कहाँ उगते हैं, वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान हो और परिपूर्ण वर्षा, मतलब ठीक ठाक वर्षा हो, तो इन क्षेत्रों में ये वन उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। अब इन कारकों के आधार पर तापमान और वर्षा 2 तरह के वन होते हैं, सघन और खुले वन। उससे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं, एक्टिविटी दे रखी है एक। सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण ये वनस्पतियाँ वहाँ पैदा हुईं। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो देख सकते हैं वो वनस्पतियाँ कैसी हैं वहाँ की और वो क्यों पैदा हुई, क्या कारण है वहाँ पर कि उस प्रकार की वनस्पतियाँ वहाँ पैदा हुई। वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, नकदी फसलें जैसे गन्ना वगैरह है, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे भी लिखें। कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसको भी आप नोट करें, उसे भी देखें। देखिए, घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं जैसे मरुस्थल। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये चीज़ें पैदा होती हैं। अभी हमने देखा कि प्राकृतिक वनस्पति को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। एक तो वन हो गए, दूसरा आपका घास स्थल, जहाँ ज़्यादा वर्षा वहाँ वन उगते हैं, थोड़ा जहाँ कम वर्षा है, मध्यम वर्षा, वहाँ पर क्या है, घास स्थल, और कांटेदार झाड़ियाँ जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है जैसे कि मरुस्थल। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
जो पृथ्वी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, 23.5 से कर्क और मकर रेखा के बीच गर्म जलवायु है, तो यहाँ पर वन होंगे, सघन वन मिलेंगे। फिर यहाँ से यहाँ 23.5 से 66 डिग्री अक्षांश तक दोनों ही तरफ, दोनों ही गोलार्धों में यहाँ पर क्या है, मध्यम जलवायु है। तो यहाँ पर कैसे मिलेंगे, घास स्थल मिलेंगे। और फिर ध्रुवीय क्षेत्र में चले जाएं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शीत मरुस्थल भी मिलेंगे और यहाँ पर वनस्पतियाँ भी टैगा और टुंड्रा प्रकार के शंकुधारी वन मिलते हैं ठंडे प्रदेशों में। और यहाँ पर शैवाल वगैरह कुछ पौधे मिलते हैं छोटे, तो ये चीज़ें मिलती हैं, शैवाल है, लाइकेन वगैरह ये मिलते हैं यहाँ पर। और कांटेदार झाड़ियाँ जो शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थल है, कांटेदार झाड़ियाँ इस तरह की, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी। अब उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंध जोन में, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाली बेल्ट में। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। कहानी के माध्यम से इन्होंने चीज़ों को समझा दिया। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। जलवायु में बदलाव होने से प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव होता है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट जानकारी है, हमें चीज़ें कुछ नहीं मिलेंगी यहाँ पर। क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? ब्राज़ील के जंगल जो हैं वो काफ़ी घने हैं, इसलिए कैसे दिखते हैं, ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय जोन, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। इसमें दो प्रकार के वन होंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती या पतझड़ वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बोलते हैं, इनको सदाबहार वनों को वर्षा वन भी बोलते हैं। चित्र 6.3 देख सकते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये इस तरह के होते हैं और घने होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। मौसम शुष्क ही नहीं होता यहाँ पर पूरे वर्ष, क्योंकि वर्षा अधिक होती है, तो इस वजह से पत्तियाँ हरी रहती हैं और वो नहीं गिरती, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, नहीं गिरती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ इतने घने वन होते हैं कि दिन के समय सूर्य का प्रकाश मतलब नीचे नहीं पहुँच पाता ज़मीन तक। आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वाले वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो ये दृढ़काष्ठ वाले मतलब रोजवुड, आबनूस, महोगनी के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं, जिनकी लकड़ी मजबूत होती है। क्या आप जानते हैं एनाकोंडा? एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है।
ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ये मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा जानवर है, मतलब सांप है, और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ये मगरमच्छ जैसे जानवर को क्या कर सकता है, ये जीव को मार कर खा सकता है। अब दूसरे प्रकार के वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। भारत में भी मानसूनी वन ही है, जो भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? भारत में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में, और भारत में पाए जाते हैं। अमेरिका का मध्य भाग, यूएसए जो है उसके मध्य भाग में पाए जाते हैं। चित्र 6.4 देख सकते हैं हम लोग। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो ठंड में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखिए इस तरह से हमारे भारत में भी इस तरह के वन पाए जाते हैं, हम लोग देखते ही हैं इसके लिए। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है उष्णकटिबंधीय जोन, जहाँ मतलब जहाँ पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ या पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं, जिससे कि जल का क्या है, उत्सर्जन ना हो, जल की बचत हो, संरक्षित रहे उनके अंदर, इसलिए वो पत्तियाँ गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम, शीशम, दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो हमारे यहाँ साल के, सागवान के, नीम के, शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। आम भी पाया जाता है यहाँ पर, अन्य भी वृक्ष हैं बहुत सारे यहाँ मिलते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि हैं। चित्र 6.5, 6.6 और 6.8 में हम इन्हें देख सकते हैं। ये बाघ देखिए भारत में पाया जाता है। ये गोल्डन लंगूर ये गोल्डन कलर का होता है। उसके बाद 6.8 में देखिए ये आपके हाथी, शीतोष्ण सदाबहार वन। ये आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक है शीतोष्ण सदाबहार वन का। तो ये वन मिलते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, देखिए क्या है। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताएं, वो राज्य बताएं। उत्तर प्रदेश में जैसे पर्णपाती वन मिलते हैं। अगर हम दक्षिण भारत में जाएं, मध्य प्रदेश में चले जाएं, तो वहाँ सदाबहार वृक्ष मिलेंगे, सदाबहार। इसमें शीतोष्ण कह रहा है, शीतोष्ण तो वो नहीं है। ये शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण ये आपके जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ मिलेंगे। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में पर्णपाती वन ज़्यादा मिलते हैं। अब शीतोष्ण सदाबहार वन, ये 23.5 डिग्री मतलब कर्क रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में, बेल्ट में पूरे चारों तरफ पृथ्वी के मिलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है उससे लेकर के 66.5 डिग्री अक्षांश व्रत तक की बेल्ट में ये मिलते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। मध्य अक्षांश क्यों कहते हैं? मध्य अक्षांश जैसे ये अर्थ है, ये 0 डिग्री। अब यहाँ तो 90 डिग्री होता है दोनों तरफ, तो यहाँ पर मध्य अक्षांश अगर हम बात करें 23.5 डिग्री से ऊपर बढ़ जाएं 66.5 डिग्री तक, तो ये मध्य अक्षांश ही तो हुआ। 23.5 से 66.5 डिग्री, यहाँ 0 ये कम है, ये बीच का अक्षांश हुआ। ऐसे ही इधर भी, तो ये आपका क्या है, मध्य अक्षांश कहलाता है। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। जैसे चित्र 6.7 देख सकते हैं हम लोग। ये है शीतोष्ण सदाबहार वन। ये इस तरह के वन होते हैं जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए पर्वतीय क्षेत्र है, ये आगे पहाड़ दिख रहे हैं आगे, तो उसके पास में है ये।
ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन जनरली महाद्वीप जो होते हैं उनके पूर्वी किनारों पर मिलते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन में, क्योंकि यहाँ की जलवायु मध्यम होती है, मध्यम प्रकार की जलवायु यहाँ पर होती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन, अभी शीतोष्ण पर्णपाती वन आप देखिए, ये भी इसी मध्य अक्षांशों में पाए जाने वाले हैं, जैसे सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन मिलते हैं उष्णकटिबंधीय जोन में। वैसे ही शीतोष्णकटिबंधीय जोन में भी दो प्रकार के हैं, सदाबहार वन शीतोष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखिए, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, और उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं 23.5 के पार पहुँचते हैं तो आपको सदाबहार वन मिलते हैं। फिर उससे और आगे बढ़ते हैं तो आपको कैसे मिलते हैं, अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन। जैसे चित्र 6.11 देख सकते हैं यहाँ पर, ये है शीतोष्ण पर्णपाती वन, इस तरह के होते हैं ये शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका में मिलते हैं, उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, ऐस, बीच आदि। बांज, ऐस, बीच आदि यहाँ पर पेड़ मिलते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। चित्र 6.9 और 6.10 फीजेंट है और मोनाल, ये पक्षी भी इन्हीं जंगलों में शीतोष्ण पर्णपाती वन में मिलते हैं। जैसे ये है फीजेंट पक्षी, देखिए ये फीजेंट पक्षी है, फीजेंट। और मोनाल, ये है मोनाल पक्षी, मोनाल एकदम कलरफुल। तो ये कलरफुल पक्षी हैं दोनों। इसके बाद भूमध्य सागरीय वन या वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों, देखिए पूर्वी किनारों, महाद्वीप अगर कोई है तो उसके पूर्वी किनारों और उत्तर पूर्वी भाग में किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। पूर्वी और उत्तर पूर्वी महाद्वीपों के भागों, जो भाग हैं वो अधिकांश क्षेत्र किससे ढके हैं, शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार वनों से और शीतोष्ण पर्णपाती पेड़ों से। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। महाद्वीपों के पश्चिम किनारे और दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट मतलब ये भाग, दक्षिण पश्चिमी किनारे ये डिफरेंट है इससे। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ मिलती हैं। चित्र 6.12 में ये वनस्पतियाँ हम देख सकते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग, ये इस तरह की वनस्पति यहाँ पर, जैसे खेती वगैरह होती है, अंगूर के बाग यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। कहाँ? यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के जो पास वाले प्रदेश हैं वहाँ इस तरह की वनस्पति मिलती है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण अमेरिका, भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका कैलिफोर्निया वाला हिस्सा, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म
एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये पाई जाती हैं और इनमें क्या है, गर्म शुष्क और ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं यहाँ पर होती हैं। गर्म शुष्क ऋतु होती है मतलब गर्मी वाला, ग्रीष्म ऋतु जैसे गर्मी से पहले मार्च का टाइम तो वो ग्रीष्म ऋतु का है, उसके बाद और शुष्क टाइम होता है, ज़्यादा गर्म होता है, फिर वर्षा होती है आगे, तो ये कंडीशन मिलती है। इस तरह की ऋतु यहाँ पर मिलती हैं। तो इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। अंगूर और ये नींबू, जो नींबू होता है ना, नींबू इस वंश के, जिसे सिट्रस बोलते हैं इसके लिए, इस वंश के फल यहाँ पर रसीले फल पैदा किए जाते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है, यहाँ खेती ज़्यादा होती है इन क्षेत्रों में। कौन सा क्षेत्र है ये आपका? भूमध्य सागरीय वनस्पति वाला एरिया। तो भूमध्य सागर के आसपास तो ये वनस्पतियाँ मिलती ही हैं। साथ ही साथ इसके बाहर अगर बात करें तो संयुक्त राज्य USA का जो कैलिफोर्निया है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में भी ये वनस्पतियाँ मिलती हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। भूमध्य सागरीय जो वृक्ष होते हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु है, मार्च के बाद का टाइम, तो उसमें ये स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। इनकी छाल मोटी होती है, पत्तियां होती हैं वो बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, यहाँ पर फलों की कृषि ज़्यादा होती है, जैसे अंगूर की खेती यहाँ देख सकते हैं, तो इसे इस कारण से विश्व का फलोद्यान कहते हैं। आओ कुछ करके सीखें एक्टिविटी। यहाँ पर देखिए, अपने आसपास नरम तथा दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दें। अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम पता करें। इसके बाद नए हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वन आप जानते हैं उच्च अक्षांशों पर मिलते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, मतलब 50 से 70 डिग्री की जो बेल्ट है पृथ्वी के चारों ओर, उस क्षेत्र में ये मिलते हैं। में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चित्र 6.13 का एवं खा इन्हें टैगा वन भी कहते हैं। शंकुधारी वन को टैगा वन भी कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये शंकुधारी वन है, इस तरह के पर्वतीय क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगे। हिमाच्छादित शंकुधारी वन, देखिए जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ पर भी ये मिलते हैं। टैगा जो शब्द है उसका देखिए, रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। रूसी भाषा में टैगा शब्द का अर्थ क्या है? शुद्ध या अनछुआ। तो इन्हें टैगा भी बोलते हैं शंकुधारी वन को। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले होते हैं और ये सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। जो नरम काष्ठ वाले वृक्ष हैं उसका उपयोग माचिस बनाने के लिए और पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शंकुधारी वन, चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। चीड़ और देवदार आदि और भी हैं, तो ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? शंकुधारी वन या टैगा वन। यहाँ रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रजत लोमड़ी पाई जाती है यहाँ पर सिल्वर कलर की, और मिंक पाया जाता है यहाँ पर, ध्रुवीय भालू पाया जाता है। इस तरह के यहाँ पर जानवर मिलते हैं। ये है हिमाच्छादित शंकुधारी वन और ये है आपके शंकुधारी वन ऑनली।
इसके बाद घास स्थल मरुस्थलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं, जहाँ मध्यम वर्षा होती है, मध्यम से भी कम। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल हैं ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं ये, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर, इधर भी और इधर वाले हिस्से में ये मिलते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ये जो वनस्पति है निम्न से मध्यम वर्षा वाले, मतलब एक तो बहुत कम वर्षा और मध्यम वर्षा, कम वर्षा से लेकर मध्यम वर्षा तक वाला जो एरिया है उसमें भूमध्य रेखा के आसपास वाला, वहाँ पर ये घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल मिलते हैं। ये घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ ये जानवर मिलते हैं। घास स्थलों में शाकाहारी जानवर मिलते हैं। घास स्थलों में हाथी है, जिराफ है, जेब्रा है, हिरण, तेंदुआ आदि। अब शाकाहारी जानवर जहाँ रहते हैं वहाँ पर मांसाहारी जानवर भी आ जाते हैं। जैसे घास स्थलों में हिरण अगर रहेंगे तो यहाँ पर मांसाहारी जीव शेर भी आ जाएगा। वो क्या करेगा, क्योंकि उसके लिए भोजन यहीं पर मिलेगा। चित्र 6.15 में हम इनको देख सकते हैं। यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल इस तरह के होते हैं। 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक ये घास बढ़ सकती है। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर जैसे ये देख सकते हैं जिराफ। फिर तीसरे घास प्रकार कौन सी है, शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल अब ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में मिलती है। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। तो मध्य अक्षांश क्षेत्र में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में, किनारों पर नहीं, भीतरी भागों में। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप ये पाए जाते हैं। एंटीलोप हिरन की एक प्रजाति है, तो ये जानवर मिलते हैं यहाँ पर। शायद ये एंटीलोप हिरन की एक प्रजाति है। कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान है, मतलब कर्क रेखा मकर रेखा के बीच जो उष्णकटिबंधीय जोन पड़ता है, मिलता है, इस क्षेत्र में जो रेगिस्तान मिलते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मिलते हैं। याद रखना है, फैक्ट है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? थार मरुस्थल भारत का। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आती है यहाँ पर कुछ समय के लिए, तो बस उस समय ये विकसित होती हैं, उसके बाद ख़त्म। क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने दिन 6 महीने का रात होता है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। यहाँ पर केवल काई जो आप देखते हैं ना, जनरली हरी ग्रीन कलर की होती है, लाइकेन, शैवाल वगैरह और छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर पैदा होती हैं। और वो ये भी अल्पकाल के लिए, ग्रीष्म ऋतु जो रहती है अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए, तो उसी में ये पैदा होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। यह वनस्पतियाँ यूरोप में पाई जाती हैं, एशिया में और उत्तरी अमेरिका, आपका मध्य रेखा के ऊपर जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका के जो ध्रुवीय प्रदेश हैं उनमें ये मिलती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है, जिससे ये ठंड से अपने आप को बचा सकें।
जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर जैसे सील, बालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी हैं। ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। सील पाया जाता है, बालरस पाया जाता है, कस्तूरी बैल यहाँ मिलता है, बड़े बड़े बाल होते हैं इसके ऊपर, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू यहाँ पर मिलते हैं और बर्फीली लोमड़ी वाइट कलर की जो होती है। अब यहाँ पर चित्र 6.16 ये है, देखो ध्रुवीय भालू का चित्र इस तरह का होता है। बाल रस ये होते हैं, ये जो दो दांत दिख रहे हैं इनके सामने, ये बाल रस है, बाल रस जीव ध्रुवीय भालू। और ये सील है, सील। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं। कृषि और आवास के लिए वनों की कटाई होती है, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? तो वन्य जीव इसीलिए विलुप्त भी हो रहे हैं। अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? दुर्लभ हो जाएंगी। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। कई सारे जीव हैं जो क्या हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय घास स्थल। पूर्वी अफ्रीका में इन्हें सवाना कहा जाता है, ब्राज़ील में कंपोस कहा जाता है, वेनेजुएला में लानोस। ये पूछे जाते हैं इस तरह से, जोड़ी बनाने का प्रश्न PCSIS में पूछा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना में पैम्पास कहा जाता है, पैम्पास है यहाँ पर, पंपास भी शब्द मिलता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है इनको, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन कहा जाता है इनके लिए। तो इस तरह से क्या है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी क्वेश्चन है यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन है। ये क्या है? पहला क्वेश्चन, काई लाइकेन पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं ये, ध्रुवीय प्रदेश में। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। तो सेकंड ठीक है, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। ऊँट तो पाए नहीं जाते, ऊँट कहाँ मिलते हैं? ऊँट आपके रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलते हैं। जिराफ, जिराफ के बारे में अभी हमने पढ़ा है। जिराफ कहाँ मिलते हैं? घास स्थलों में। 6.15 वाला ये अभी हमने देखा यहाँ पर 6.15 किसमें है? उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में जिराफ पाए जाते हैं। तो अब कौन सा बचा? एक बंदर। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में बंदर मिलते हैं। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति। शंकुधारी वन में रोजवुड, चीड़, सागवान, इनमें से कौन से वृक्ष मिलते हैं? चीड़, सागवान, सागवान तो नहीं मिलता, ये पर्णपाती वनों में आ जाता है, ये अलग है सागवान। रोजवुड, चीड़, ये वृक्ष, इसमें चीड़ वगैरह हैं। देखिए शंकुधारी वन देखते हैं हम लोग, शंकुधारी वन अभी हमने पढ़ा। शंकुधारी वन घास स्थल, ये है शंकुधारी वन। तो इसमें आपके चीड़, देवदार, ये वृक्ष मिलते हैं। तो चीड़ का वृक्ष आ गया यहाँ पर। तो क्या है आपका यहाँ पर? चीड़ एग्जाम्पल है। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया। अभी अभी हमने देखा, देखिए स्टेपी कहाँ मिलते हैं? स्टेपी आपके मध्य एशिया में मिलते हैं। तो स्टेपी घास स्थल कहाँ मिलते हैं? मध्य एशिया में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है? कवर हो गया। थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे इसका चैप्टर नंबर 7। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।